Assalamu alaikum everybody. Bete, please mark your attendance. We will start the lecture shortly. Good evening. अटेंडेंस मार्क कर लो बेटे. इंशाल्लाह शॉर्टली स्टार्ट कर रहे हैं.
बाकी लोग क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं? ओके बेटे, हम स्टार्ट करते हैं। इतनी देर हम किसी का वेट नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टार्ट नाउ। लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फार्माकोलॉजी का? एंटीबायोटिक्स पढ़े थे। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कॉन्टिन्यूटी में खत्म होना बहुत जरूरी है। तो हम एंटीबायोटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटे। बेटे, कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर? बेटे, कैन यू हेयर मी? ग्रेट बेटे, ग्रेट। बेटे, एंटी माइक्रोबियल में अभी तक जो मैंने पढ़ाया
उसमें कोई तुम्हें कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो, प्लीज आस्क मी। मैंने जो कॉम्बिनेशंस पढ़ाए तुम्हें, बेटे प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि पीछे पेनिसिलिन आपको सारा आता हो। डू नॉट मेक नॉइज। उठाया जाए। बेटे एनी क्वेश्चंस? आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे समझ नहीं आएगा बेटे। ओके बेटे, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ये इतनी सी बात होती है, जब मैं कहती हूँ तो कंटिन्यू, इसका मतलब है ओके यू आर डन। बेटे लास्ट टाइम मैंने आपको पेनिसिलिन्स कवर करवा दिए थे। पेनिसिलिन्स के बारे में इंट्रो, वो कैसे उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जनरल माइक्रोबियल्स का क्या था, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपनी बुक का पेज नंबर खोल लो। पेज नंबर 166 ओपन कर लो बेटे। इससे पहले बेटे एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी उन्होंने पेनिसिलिन की बताई हुई है, वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुमने जनरल केमिस्ट्री कर ली और रेजिस्टेंस कर ली, बल्कि उससे पहले एक फार्माकोकाइनेटिक्स का पैराग्राफ है, वो भी हमने कवर करना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या है। द एसिड स्टेबल पेनिसिलिन, जो एसिड स्टेबल पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन वी है। बेटे जो भी चीज एसिड में स्टेबल होगी, इसका मतलब है हम उसको ऑरली खा सकते हैं, क्योंकि ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब वो स्टमक में आएगी, स्टमक में HCl होगा जो कि एसिड होगा, तो वो एसिड एनवायरनमेंट में स्टेबल है तो हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जो एसिड लेबाइल होगी, लेबाइल का मतलब दैट थिंग इज नॉट स्टेबल इन द एसिड एनवायरनमेंट, तो उसको हम ऑरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, फिर हम उसको पेरेंट्रल रूट IV के जरिए एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ताकि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर शामिल हो और अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर यही चीज है कि द एसिड स्टेबल पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन वी है, कैन बी गिवन ऑरली, वाइल द एसिड लेबाइल पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन जी है, आर गिवन पेरेंट्रली। Most of the penicillins are rapidly excreted unchanged through the kidney in an active form. The excretion of penicillin can be inhibited or decreased by inhibiting its excretory mechanism by certain drugs. Probenecid, which therefore tends to prolong the duration of action of penicillin in the blood. बेटे वो सिंपली कह रहा है कि अनचेंज्ड फॉर्म में जो है ये यूरिन के जरिए, किडनीज के जरिए पेनिसिलिन बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। लेकिन अगर हम बाजुका चाहते हैं कि पेनिसिलिन बॉडी में अपने नॉर्मल ड्यूरेशन की निस्बत ज्यादा देर के लिए स्टे करें और अपना एक्शन परफॉर्म करें, तो उसमें हम कोई ऐसी ड्रग खा सकते हैं, कोई ऐसी ड्रग है जो इसकी बदले पहले खुद एक्सक्रीट हो जाती है और जिसकी वजह से पेनिसिलिन बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ दे रही हूँ, यही फार्माकोकाइनेटिक्स का जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ो, ओनली 1 मिनट, ओके। और फिर मैं साइड इफेक्ट्स पे आऊंगी ताकि तुम्हें ये बेसिक इसकी टर्म्स क्लियर हो। प्लीज रीड इट नाउ।
1 minute इज ओवर बेटे, हो गया है रीड? पानी तो नहीं है यहाँ पे? ओके ग्रेट बेटे, अब हम साइड इफेक्ट्स की तरफ चलने लगे हैं। पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स। पेनिसिलिन का सबसे जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, जैसे परपरा, फीवर, एनाफिलेक्सिस, सीरम सिकनेस, एंजाइटिस। ये सारी की सारी चीजें पेनिसिलिन जो है वो यूजुअली सेफ होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं। इसलिए बाजूकात कहा जाता है कि टेस्ट डोज लगाकर चेक कर लें। अगर कोई पर्सन जो है वो पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हो तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं, टेस्ट डोज लगा के चेक कर लेते हैं कि रादर दैट पर्सन इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन और नॉट, जो कि करना जरूरी होता है। मुझे पता है कई जगहों पे ये प्रैक्टिस नहीं है, पर बच्चों में तो इसको और खास तौर पर करना चाहिए। अच्छा बेटे, यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी इसका मेन एक साइड इफेक्ट है। उसके बाद अगला साइड इफेक्ट इसके सीजर्स आ जाते हैं बेटे। ये ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन रीनल फेलियर के पेशेंट में पेनिसिलिन की अगर हाई डोजेज दे दी जाए तो वो सीजर्स करवाती हैं। ठीक है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, पेनिसिलिन अगर बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहेगी क्योंकि वहां पर डोज एडजस्टमेंट नहीं हुई और डोज तुमने हाई भी दे दी है, तो रीनल फेलियर विल बी देयर। फिर जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तुमने कॉमनली देखा होगा, एक पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है जो अक्सर डायसेंट्री, डायरिया वगैरह जो है ये करेक्टराइज्ड इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सुपर इन्फेक्शन मैंने तुम्हें पहले ही बताया, पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जब भी हम इसको किसी और ब्रॉड कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जरूरत ना हो और हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं विच इज पेनिसिलिन, तो ये सुपर इन्फेक्शन कॉज करेगी, क्योंकि ये बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेगी, फ्लोरा को। आगे जो अदर टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो नहीं करने हैं, यहाँ तक इसके सिर्फ 4 इफेक्ट्स करने, और यहाँ पे पेनिसिलिन खत्म हो गया है। उसके बाद मैं अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स पे आती हूँ। अब फिर तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, इसको रीड आउट करो प्लीज।
जी बेटे कर लिया आपने? आर यू डन? नेक्स्ट क्लास पे चले। ओके बेटे, आगे चल रही हूं मैं। हमारे पास अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं बेटे। इसके अंदर एस्ट्रियोनम आ रहा है, कार्बापीनम आ रहा है। इसके बारे में मैं सिर्फ जनरल तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगी, ये तुम्हारे पेपर में वैसे नहीं आएगा, तुम्हें पेपर में पेनिसिलिन पे ही फोकस करना है बेटे। जो हमारे पास ये एस्ट्रियोनम ड्रग है, ये बीटा लैक्टम रिंग जो है किसी और के साथ फ्यूज नहीं होता। इसमें एक ही रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और वो अपना काम करता है। और जो कार्बापीनम नेक्स्ट क्लास है, जिसमें तुम्हारा ये इंजेक्शन आ जाता है मैरोनम, ठीक है, जो हम लेते हैं। मैरोनम के अंदर सिर्फ जो सल्फर एटम होता है ना, जो साथ वाली रिंग ए के अंदर सल्फर एटम मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो कार्बापीनम बन जाता है। और ये भी हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड थेरेपी में आता है, आईवी के जरिए देते हैं और किडनी के जरिए जो है वो मैरोनम हमारा एक्सक्रीट होता है। उसके बाद बेटे हम अगली क्लास की तरफ आ रहे हैं, सेफलोस्पोरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, और मेरे साथ ही तुमने आज ये याद करना है, यहीं पे मेरे सामने ही। बेटे सेफलोस्पोरिन बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे पेनिसिलिन काम करते हैं, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह है, ठीक है। सेफलोस्पोरिन्स भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, यानी ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, लिटिक इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। सो अगर पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आता है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफलोस्पोरिन, तो तुमने वही लिख देना है जो पेनिसिलिन का होता है, बस पेनिसिलिन के वर्ड को सेफलोस्पोरिन से रिप्लेस कर देना है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। 4 जनरेशन है बेटे इसकी, और एडवांस जनरेशन भी है, पर 4 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सेफ्राडीन है, सेफालेक्सिन है, ये वो है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, मैंने उन्हीं को मार्क किया हुआ है। सेकंड में सीफाक्लोर है, सीफामेंडोल है, थर्ड में सीफोपेराजोन है, सेफेक्सिम है, और फोर्थ में हमारे पास सेफीपाइम इंजेक्शन है, ठीक है। ये 4 जनरेशन आ गई हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन में। अब बेटे इन 4 जनरेशन को हमने क्यों डिवाइड किया, सेफलोस इन सबको एक में ही क्यों नहीं रख सकते बेटे? बेस्ड अपॉन द बैक्टीरियल एक्टिविटी, बेस्ड अपॉन द एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ द सेफलोस्पोरिन, हमने उसको 4 जनरेशन में डिवाइड कर दिया है कि उस कौन कौन से वो एंटी जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर सकता है, उसकी बेस पे, और उसकी रेजिस्टेंस क्या है उसकी बेस पे हमने उसको 4 क्लासेस में या 4 जनरेशन में ज्वाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया। बेटे जो फर्स्ट जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसका किलिंग इफेक्ट ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है उसको याद करने का तरीका तुम्हारा शॉर्ट टर्म है, तुमने एक शॉर्ट लेटर याद रखना है, पैक। फर्स्ट जनरेशन पैक, PEK। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो किल करती हैं, लेकिन वो सिर्फ अ फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर अपना इफेक्ट करती हैं। और वो कौन से हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? पैक। P से प्रोटियस मिराबिलस, E से E. कोलाई और K से क्लेप्सिला। ये 3 है हमारे पास जिनके अगेंस्ट वो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नॉर्मली यूटीआईज वगैरह के इन्फेक्शन में हम और ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में फर्स्ट जनरेशन को यूज करते हैं। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर 2 ड्रग्स कौन सी आती हैं उसकी एग्जांपल मैंने तुम्हें पीछे दी है, सेफ्राडीन और सेफालेक्सिन, ठीक है। सेकंड जनरेशन बेटे, सेकंड जनरेशन की एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट पहले की निस्बत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है वो पैक के अगेंस्ट तो काम करेगा ही, लेकिन कुछ और बैक्टीरिया भी ऐड हो गए हैं, हमने उसका नाम रख दिया हैन पैक।
HEN हेन, PEK पेक, याद रखने के लिए आसान है। अब पेक वाले तो 3 बैक्टीरिया वही होंगे। हेन से कौन से हैं? H से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, E से एंटीरोबैक्टर, N से निफीरिया स्पीशीज। पहले वाला 3 बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता था जो कि ग्राम नेगेटिव थे, पेक। दूसरे वाला 6 के अगेंस्ट, हेन पेक। यानी कि जिस तरह जनरेशन आगे जाती जा रही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट दवाइयों का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। और सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं उनका नाम है सीफाक्लोर और सीफामेंडोल। अब आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड ये अच्छा, ये जो ओटाइटस बेटे पैक रिपीट कर दें। पी से प्रोटियस मिराबिलस, प्रोटियस PROTEUS, MIRABILIS। बेटे मेरी आवाज आ रही है? लुबना बेटे तुम्हारे एंड पे कोई मतलब होगा, लाइक आई एम शाउटिंग, नॉट इवन स्पीकिंग। बेटे कैन यू हेयर मी प्लीज? पैक मैंने रिपीट कर दी है, 4 जनरेशन विद एग्जांपल मैंने रिपीट कर दी है। तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रही हूं, अभी के अभी इन जनरेशंस को विद एग्जांपल के साथ याद करो, उसके बाद मैं एग्जाम क्वेश्चंस पूछूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 10 मिनट्स। ये चारों जनरेशन किसके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी है और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, मुझे अभी के अभी याद चाहिए तुम्हारी फिंगर टिप्स पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतने टाइम के लिए मैं खामोश रहूंगी, सो देयर विल बी नो वॉइस।
जी बेटे, योर टाइम इज अप। हो गया, याद हो गया सारा? ओके, कौन मुझे बताएगा कि हेनपेक स्टैंड्स फॉर? हेनपेक स्टैंड्स फॉर? बेटे, हेनपेक स्टैंड्स फॉर? बेटे, कैन यू हेयर मी? पिछले दिनों 65 एक बड़ा
ओके बेटे, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा बेटे, प्लीज हैंडपेक स्टैंड्स फॉर, मुझे बताओ, मैंने भी तुम्हें बताया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटीरोबैक्टर निसीरिया, प्रोटियस इकोलाई, क्लेप्सिला। यस सादिया, यू आर राइट, वेरी गुड, थैंक यू बेटे। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेफ्ट्राक्सोन कौन सी जनरेशन में आती है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? ये तुम्हारे इसमें से ऊपर है, जो डार्कस्ट पे है। नीचे नहीं, उन्हें साइड किया। उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। मुझे तो बेटे, थर्ड जनरेशन, ग्रेट ग्रेट। सैफी पाइम बिलोंग्स टू विच जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन की एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज्यादा होती है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट? फर्स्ट जनरेशन किसके अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है? जिस तरह हम क्लासेस में आगे जाते चले जाते हैं, एक्टिविटी किसके अगेंस्ट ज्यादा होती चली जाती है और किसके अगेंस्ट कम होती चली जाती है? जब हम क्लासेस में आगे जाते हैं, जनरेशंस में आगे जाते हैं, तो एक्टिविटी किसके अगेंस्ट ज्यादा होती चली जाती है और किसके अगेंस्ट कम? कॉमा लगा के जवाब देना, किसके अगेंस्ट ज्यादा होती चली जाती है, पहले उसका जवाब, फिर कॉमा लगा के किसके अगेंस्ट कम, उसका जवाब। वेरी गुड लुबना, शाबाश बेटे। नेगेटिव के लिए ज्यादा होती चली जाती है और पॉजिटिव के लिए कम। ओके, वी आर ऑन द ट्रैक नाउ। अच्छा, इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वैसे ही काम करता है जैसे काम करते हैं पेनिसिलिन, और दोनों सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसलिए इनके मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट सिमिलर है, दे शेयर सिमिलर साइड इफेक्ट्स। सो पेनिसिलिन वाले फाइन थे, इसके करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटे, अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास आ जाते हैं सल्फोनामाइड्स। ये तुम्हारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम्हारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्लास है, होल्ड ऑन, वो है हमारे पास इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस वाली क्लास पे आ रही हूँ। पेपर के लिहाज से वो चीजें करवा रही हूँ जो पेपर में आती हैं, तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब करना, ग्रेस्प करना और याद करना आसान हो। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पे आ रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स दो तरीकों से काम करते हैं, ये 50S राइबोसोम और हमारे पास 30S राइबोसोम पे इफेक्ट करते हैं। जो 50S पे एक्ट करते हैं वो सीएम होते हैं, क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड, और जो 30S पे करते हैं वो मैंने कहा था एड से याद रखना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है।
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास आते हैं टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन की इसने आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है उसको 3 क्लासेस में। वो 3 क्लासेस तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुमने जनरली याद करना है। अच्छा, ये टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 साइक्लिक रिंग आपस में इन्फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इनको टेट्रासाइक्लिन कहते हैं। टेट्रा मीन 4, साइक्लिन मीन 4 साइक्लिक रिंग इन्फ्यूज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्लास इज कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। अब मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन एट में आते हैं, यानी ये 30S पे इफेक्ट करते हैं। दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। Tetracyclines exert inhibitory effect on protein synthesis at ribosome, bind specifically to 30S ribosomal unit. This binding results in the inhibition of the linking of transfer RNA to messenger RNA for the transmission of accurate transcription of new protein structure. ऐसे है कि राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए एक मैसेज लेकर आती है कि ये वाला यूनिट आकर कंबाइन कर जाए और ट्रांसफर आरएनए उसको आगे ट्रांसलेट करती है और ट्रांसफर करती है। ये पूरा एक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आना है और ट्रांसफर आरएनए को कहना है कि अगला एजेंट जो है वो प्रोटीन की एक चेन होती है। जैसे तुम कह लो कि तुम्हारे पास ढेर सारे मोती हो और एक धागा हो, सुई के जरिए से मोती गुजरता है और धागे में जाता है और एक चेन बनती चली जाती है और एक माला बन जाती है। अगर कोई मोती को उस सुई से ना गुजरने दे और धागे तक ना पहुंचने दे तो क्या तुम्हारी माला कभी कंप्लीट होगी? कभी नहीं। इसी तरह प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स ने आकर लगना होता है। ये ज्वाइनिंग होती है 30S राइबोसोमल यूनिट पे। इस 30S राइबोसोमल यूनिट पे क्या होता है कि इनहिबिशन करवा दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट कर देते हैं न्यू अमाइनो एसिड को, चेन में नहीं लगने देते, नया प्रोटीन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश नहीं होता और यूं हमारे पास जो है वो कह लो के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जो कि बैक्टीरिया की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ना तुमने इसके फार्माकोकाइनेटिक्स करने ना बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पर, सीधा साइड इफेक्ट पे आना है। सबसे ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंसेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया टेट्रासाइक्लिन का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। फिर बोनी स्ट्रक्चर एंड टीथ। बेटे जो भी बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोइंग कार्टिलेज में हमें टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी चाहिए, या प्रेग्नेंट औरतों को, क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाती है, बाईपास करती है और प्रेगनेंसी फीटस में भी, और ये डिपॉजिट हो जाती है टीथ के ऊपर और कार्टिलेज के ऊपर। बेटे डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, इसलिए बोनी स्ट्रक्चर एंड टीथ पे ये इफेक्ट है। उसके बाद सुपर इन्फेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिया, ये सारे इफेक्ट कॉज करती हैं और इस कंडीशन का कंबाइंड नाम है फेनकोनीज सिंड्रोम। फिर वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स में वर्टिगो, डिजीनेस और अनोजिया आ जाता है, लिवर डैमेज, रीनल डैमेज, फोटोसेंसिटिविटी होती है। टेरेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि फीटस की एबनॉर्मल डेवलपमेंट। प्रेग्नेंट औरत को अगर टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी जो कि उसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है या इनहिबिटेड होती है, तो वो पास ऑन कर जाएगी फीटस तक, और जब वो फीटस तक पास ऑन कर जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? टेरेटोजेनेसिस होगी।
बेटे यहाँ खत्म हो जाते हैं, काइंडली इसको एक दफा रिवाइज, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हें 5 से 7 मिनट का टाइम दे रही हूँ, डू इट नाउ प्लीज।
जी बेटे हो गया है। जी बेटे आर यू डन? आगे चलें। उसके ऊपर से बुक तो उठा। ओके बेटे आगे चलते हैं। समझ आ रही है ना? ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा बेटे एक हमारा अब कवर हो गया है, जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन्स अपनी कवर कर ली हैं। अब आगे चलते हैं बेटे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की तरफ। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो नॉर्मली सीरियस इन्फेक्शंस में यूज होते हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में यूज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तुमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को इनाम दानिश ने आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, वो फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूड कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, दे exert inhibitory effect on protein synthesis at the 30s। अब ये बिल्कुल वैसे इफेक्ट करते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन्स करते हैं। एट पढ़ा था ना तुमने मेरे साथ, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन दोनों 30s के ऊपर काम करते हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे एक तरह काम करते हैं, ठीक है। बदल दे दो। इसलिए इसका मैकेनिज्म नहीं मैं पढ़ी, इसका मैकेनिज्म वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। इसका मैं अब एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पढ़ने लगी हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स और रेजिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरिसिडल एंड आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट अपना काम करते हैं और बैक्टीरिसिडल इफेक्ट होता है इनका। ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं, स्पेशली स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट। लेकिन मसला ये है कि इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। इस रेजिस्टेंस के डेवलप होने की वजह से हम इसको ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ही प्रेफर करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम ग्राम पॉजिटिव जो हमारे पास ये हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स जो हैं पेनिसिलिन जिसमें आ जाती हैं, इसको हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ कंबाइन करके दे दें तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। ये ग्राम पॉजिटिव को भी कन्वर्ट करेंगे और ग्राम नेगेटिव को भी, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट आएगा।
उसके बाद हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं बेटे। साइड इफेक्ट्स में ऑल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं उनको एक्सट्रीम कॉशन के साथ दिया जाता है क्योंकि वो हेयरिंग प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं और नेफ्रोटिक प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस भी नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन की वजह से हो सकती है। ये इसके साइड इफेक्ट है। अगली दो क्लासेस में मेरे पास क्लोरमफेनिकोल और मैक्रोलाइड आ जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम कवर करवाऊंगी। आज के लिए इतनी ही ड्रग्स तुम्हारी काफी हैं। अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे ग्रुप में सेंड कर दो। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हमारा एंटीबायोटिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटे की एक्टिविटी नेगेटिव में ज्यादा है। अमाइनोग्लाइकोसाइड आइडियल ड्रग है नेगेटिव इंटरेक्शन में यूज करने के लिए, पॉजिटिव में कम है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन है और हम चाहते हैं कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो हम इसको पेनिसिलिन के साथ देते हैं। याद है पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, तो मिलकर इनका कंबाइंड एनहांस्ड इफेक्ट आता है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। साइनर्जिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी ना मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी 2 + 2 4 ना हो, उससे ज्यादा हो, तो वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होती हैं पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ओके बेटे, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करूंगी, यहीं पे स्टॉप करेंगे। अटेंडेंस मेरे साथ प्लीज शेयर कर दो। दिस इज इनफ फॉर टुडे बेटे।